जय श्री कृष्ण मित्रों। ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फलित करने में, फलित सूत्रों में, जैसे मैंने आपको सिखाया योग कारक ग्रहों के बारे में कि जो ग्रह योग कारक कैसे होती हैं, शुभ फल कैसे देती हैं, इसके बारे में अभी तक हम आपको सिखाते आए। अब इसी तरह अनिष्ट कारक ग्रह, कौन सी ग्रह किस भाव में बैठी हो, कहां पर बैठी हो कि अनिष्ट कारक हो जाती हैं, कष्टदायी हो जाती हैं, इसके बारे में हमने आपको भी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को अनिष्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपको शुभ ही शुभ बता दिया गया और सिखा दिया, अब आपको ये पता नहीं है कि ग्रह अनिष्ट कारक कहाँ होती हैं, कहाँ पे अशुभ फल देती हैं, किस प्रकार से हम उसको देखें, उनके सूत्र क्या हैं, तो इसको भी आपको जानना अनिवार्य है। तो आज हम कुंडली फलादेश करने में आपको ये सिखाएंगे, जो अनिवार्य सूत्र हैं उसको सीख लीजिए कि कौन सी ग्रह कहाँ पर बैठी हो तो अशुभ फल देगी, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज का विषय जो रहेगा आपका, जो विषय है वो क्या रहेगा कि ग्रह कहाँ पर विफल हो जाती है, जहाँ पर अपना शुभ फल नहीं देती, अशुभ फल दे देती हैं, वो कौन से भाव हैं, जो कहाँ से वो कारक हैं जहाँ पर ग्रह विफल हो जाती है, कहाँ पर ग्रह अपना अनिष्ट फल दे देती है, कहाँ पर ग्रह जो है अब विफल होने के बाद अपना वहां पे अनिष्ट फल देती है, निगेटिव फल दे देती है, अर्थात दुखप्रद हो जाती है। वो ग्रह हमारे लिए दुखप्रद हो जाती है, कष्टकारक हो जाती है। तो आप किसी भी तरह कह सकते हैं ग्रह का विफल होना, चाहे अरिष्ट कारक या दुखप्रद ग्रह कहाँ कहाँ पर हो जाते हैं, उसका हम विचार कैसे करें, आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो कुंडली फलादेश में आपको ये जो सूत्र है उसे हम आपको बताते हैं। पहला सूत्र होता है, नोट कर लीजिए आप लोग, कि सूर्य के साथ यदि चंद्रमा हो, आपने किसी कुंडली देखी कि सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, अर्थात वो अमावस्या योग बना, उसको कहते हैं अमावस्या योग। जब सूर्य चंद्रमा के साथ बैठेगा तो अमावस्या योग बना देगा। जब आप किसी कुंडली में देखेंगे अमावस्या योग बना हुआ है, तो वहां पर यह ग्रह अनिष्ट फल दे देंगे, अपना अशुभ फल दे देंगे। ध्यान रखना, वो ग्रह विफल हो जाएगी, चंद्रमा वहां विफल हो जाएगा, अरिष्टदायक हो जाएगा, दुखप्रद हो जाएगा, कष्टदायक हो जाएगा। नेक्स्ट समझिए, पांचवें भाव में बृहस्पति बैठा हो। आपने किसी कुंडली आपने देखी, पंचम भाव में कौन बैठा हुआ है, पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और पंचम भाव का कारक भी बृहस्पति है। अब यहां बृहस्पति जब पंचम भाव का कारक हो गया, अगर पंचम भाव में ही बैठ गया तो उस भाव के लिए अशुभ कारक हो जाएगा, अशुभ फल दे देगा। कोई भी कारक ग्रह शुभ, ध्यान रखो, कोई भी शुभ कारक ग्रह अपने ही कारक भाव में बैठ जाता है तो वो अशुभ फल देगा। जैसे बृहस्पति पंचम भाव का कारक है, पंचम भाव में ही बैठ गया तो वहां पर क्या होगा, अशुभ फल देगा, दुखप्रद देगा, यानी अनिष्ट फल दे देगा, अपना वो अनिष्ट फल देगा। इसी प्रकार दूसरा समझिए कि चौथे भाव में जैसे चंद्रमा और बुध, चौथे भाव के कारक कौन है, चंद्र और बुध है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया भी था कि भावों के कारक, तो चौथे भाव के जो कारक हैं बुध और चंद्र, अगर ये चौथे भाव में ही बैठे हों तो ये चौथे भाव से संबंधित आपको कष्ट देंगे, विफल हो जाएंगे, ये अपना फल देने में विफल हो जाएंगे। उल्टा ये चंद्र और बुध क्या होंगे, दुखप्रद हो जाएंगे, कष्टप्रद हो जाएंगे। इसी प्रकार सातवां भाव, आपकी कुंडली ने अपनी किसी कुंडली देखी, वहां पर शनि या शुक्र बैठे हों, किसी जातक की कुंडली में आपने देखा शनि शुक्र बैठा हुआ है, तो समझ लेना कि वो इस भाव का अनिष्ट करेंगे। यहाँ पर वो शुभ फल नहीं, चाहे शनि बैठा हो या शुक्र बैठा हो, तो ध्यान रखना वहां पर ये दोनों ग्रह अपना शुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि उस भाव के कारक हैं, वहां पर ये अशुभ फल दे देंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव में शनि शुक्र हमेशा अशुभ फल ही देंगे। छठे भाव में शुक्र बैठा हो तो ये भी क्या हो, अनिष्टकारी योग बना देगा, वहां पर यह दुखदायी होगा, कष्टकारक होगा। दूसरे भाव में जैसे मंगल बैठा हो या तीसरे भाव में मंगल बैठा हो, दूसरे मंगल कहां बैठा हो, छठे दिखाया मैंने कि दूसरे भाव में मंगल हो या तृतीय भाव में मंगल हो, तो भी ये अनिष्ट कारक हो जाएगा, कष्टदायक हो जाएगा। और छठे भाव में शुक्र बताई दिया आपको, दूसरे भाव में बता दिया,
और नवम भाव में सूर्य, ध्यान रखें कि नवम भाव में अगर सूर्य बैठा है तो भी वहां पे सूर्य जो है अनिष्टकारी हो जाएगा, दुखदायक हो जाएगा। इस प्रकार आपको भाव को मैंने बता दिया, किस भाव में कौन सी ग्रह हो तो अशुभ कारक होगा। इन भावों में जो ग्रह मैंने आपको बताए, ये ग्रह बैठे हुए हो, ये विफल, अरिष्ट कारक और दुखप्रद ग्रह ये कहलाते हैं। इस तरह के ग्रह अगर बैठी हुई किसी कुंडली आपने देखी तो समझ लेना कि यह ग्रह वहां पर अरिष्ट फल देगी, दुखदायी होंगी, कष्टदायक होंगी। ये तो हो गया एक सूत्र आपको, एक सूत्र में ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। दूसरा सूत्र लीजिए। दूसरे सूत्र में बताते हैं आपको कि जैसे चर राशि, मैंने आपको राशियां बताई थी, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव राशियां। चर राशि मैंने आपको बताई थी 1, 4, 7, 10 ये चर राशि है। 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशि है। 3, 6, 9, 12 ये द्वि स्वभाव राशि है। चर राशियों में जो चर राशि है, जैसे 1, 4, 7, 10 ये चर राशि है, इससे कोई चाहे 1 से 11वां हो, चाहे चौथे से ये कर्क राशि से 11वां भाव हो, चाहे तुला से 11वां भाव और दशम से 11वां भाव हो, उससे 11वें स्थान में कोई भी ग्रह बैठी हो, इन राशियों चर राशियों से 11वें भाव में, चाहे एक मेष से 11वें हो, चाहे कर्क से 11वें हो, चाहे तुला से 11वें हो, या मकर राशि से 11वें भाव में जो भी ग्रह स्थित होगी वो अनिष्ट फल देगी, कष्टकारक होगी। या इन्हीं भावों का जो स्वामी, जैसे मेष राशि यानी प्रथम भाव का स्वामी वो जाके 11वें बैठ जाए, यानी मेष जैसे चर राशि है, ऐसे 11वें भाव में कोई ग्रह इसका इसी का स्वामी बैठ जाए तो जैसे मेष होगा तो मंगल होगा, वो जाके 11वें बैठ जाएगा तो अनिष्ट फल दे देगा। जैसे एक कर्क राशि है, इससे 11वें भाव में इसी भाव का स्वामी यानी चंद्रमा जाके 11वें बैठ जाए तो शुभ फल दे देगा। जैसे तुला है, तुला राशि है, मानव लग्न है, और इससे 11वें भाव में जाके शुक्र बैठ जाएगा तो वो अनिष्ट फल दे देगा। तो ये ध्यान रखना है कि इस भाव से 11वें भाव में कोई ग्रह है वो अनिष्टकारी होगा, या इसी का ही स्वामी जाके 11वें भाव में बैठ जाए तो भी वो अनिष्ट फल दे देगा। इसको इसी तरह आप देखेंगे स्थिर राशि से। स्थिर राशि मैंने आपको बताई थी दूसरा, 5वां, 8वां, 11वां। जैसे वृष राशि है, वृष राशि से 9वें भाव में, वृष राशि से 9वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगी वो अनिष्ट फल देगी, कष्टकारक होगी। इसी तरह सिंह राशि से 9वें भाव में जो भी ग्रह होगी कष्टकारक होगी। वृश्चिक से 9वें भाव में जो भी ग्रह होगी अनिष्टकारी होगी। कुंभ राशि से 11वें भाव में जो भी 9वें भाव में जो भी ग्रह होगी अनिष्टकारी होगी। या जैसे वृष राशि से 11वें भाव में इसी ऋषि राशि का स्वामी शुक्र जाकर बैठ जाए तो वो भी अनिष्टकारक हो जाएगा। जैसे सिंह राशि है यहाँ पर, और ये सिंह राशि का जो स्वामी है वही जाकर के 11वें भाव में जाकर के बैठ जाएगा, तब भी वो क्या होगा, अनिष्ट फल दे देगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, अगर इन्हीं भावों का स्वामी इन्हीं से जाकर के वो 11वें नहीं बैठे हैं, 9वें देखना है, कि वृष राशि का स्वामी, इसी राशि का स्वामी यहाँ से 9वें जाकर के बैठ जाएगा तो अनिष्ट फल देगा। सिंह का जो स्वामी है, सिंह राशि का जो स्वामी है, तो इससे 9वें भाव में जाके बैठ जाए अनिष्ट कारक हो जाएगा। यहाँ वृश्चिक है, वृश्चिक राशि का स्वामी इसी का स्वामी जाके 9वें भाव में जाके बैठ जाएगा तो भी वो अनिष्ट फल दे देगा। इसी तरह कुंभ राशि का जो स्वामी उसी राशि से 9वें बैठा हो तो भी वो अनिष्ट फल देगा। या स्थिर राशियों के जो स्वामी, स्थिर राशियों से 9वें भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाएगी तब भी वो ग्रह अनिष्ट फल देगी। तो इस तरह से आपको स्थिर चर का बता दिया। द्विस्वभाव का समझ लीजिए। द्विस्वभाव राशि आपकी है मिथुन, कन्या, धनु, मीन है। इन राशियों से जो 7वां भाव है, इन राशियों से जो 7वां भाव है वहां पर कोई ग्रह बैठी होगी, कोई ग्रह स्थित है तो वो अनिष्ट फल देगी। इसको आप लोग रट लीजिएगा कि स्थिर राशि, इसमें द्विस्वभाव राशि में 3, 6, 9, 12 इन राशियां हो तो इससे 7वें भाव में कोई ग्रह बैठी होगी वो अनिष्ट फल देगी, कष्टदायक होगी। इन सूत्रों को आप लोग पढ़ते रहेंगे, किताब पढ़ते रहेंगे, आपको नहीं मिलने वाली है। ये बिना किसी के सिखाए हुए, गुरुओं के बिना सिखाए हुए चीज आपको नहीं मिलने वाली है।
इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा। दूसरा, जैसे मिथुन राशि है, अब इसी का स्वामी जाके 7वें भाव में बैठ जाए तो अनिष्ट फल दे देगा। कन्या राशि है, इससे 7वें जाके इसी का स्वामी बैठ जाए तो अनिष्ट फल दे देगा। धनु राशि है, इसी से 7वें भाव में जाके इसी भाव का स्वामी बैठ जाएगा तो अनिष्ट फल देगा। मीन राशि है, मीन राशि से जो 7वें भाव में इसी भाव का स्वामी बैठ जाएगा तो वो भी अनिष्टकारक हो जाएगा, कष्टकारक हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये मैंने लिख भी दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना कि स्थित ग्रह मैंने बताया कच्चर राशि में 11वें और इसमें स्थिर राशि से 9वें और द्विस्वभाव राशि से 7वें स्थित ग्रह और इन भावों का जो स्वामी है इससे 11वें हो, किसमें चर राशि में 11वें हो, स्थिर राशि में 9वें हो और द्विस्वभाव में 7वें हो, इन्हीं भाव में बैठे हो, वो भी अत्यंत कष्टकारक हो जाते हैं, अनिष्टकारक हो जाते हैं। नेक्स्ट समझ लीजिए तीसरा कि जो त्रिक भाव है, त्रिक भाव कौन सा होता है? 6, 8, 12। अनित्रिक भाव में कोई भी ग्रह चाहे उच्च का हो या नीच का हो, 6, 8, 12 भाव में स्थित जो भी ग्रह है वो चाहे उच्च का हो या नीच का हो, वो कभी भी शुभ फल नहीं देगा। कि आप लोग दिमाग में, बहुत से लोग कहते हैं कि 6, 8, 12 में उच्च ग्रह बैठी है तो वो शुभ फल देगी। शुभ फल नहीं देगी। केवल अगर यह 6, 8, 12 में अगर शुभ ग्रह उच्च की बैठी है तो क्या करेगी? अपने अशुभता में थोड़ी कमी करेगी, बस केवल इतना। क्या करेगी? जो अशुभ फल है उसमें थोड़ी सी कमी कर देगी बस, लेकिन अशुभ फल वो देगी ही देगी। ध्यान रखना कि 6, 8, 12 में कोई ग्रह स्थित है, चाहे उच्च का हो या नीच का हो, वो शुभ फल नहीं देगा, वो अशुभ फल ही देगा। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। चौथा नोट कर लीजिए, कोई ग्रह क्रूर ग्रह से अत्यंत आक्रांत हो, आक्रांत मतलब उस पर दृष्टि पड़ रही हो या उसके साथ बैठा हुआ हो, तब यह आक्रांत होगा। आक्रांत कब होगा? जब उसके साथ बैठा हो या उसकी दृष्टि पड़ रही हो, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या कोई भी क्रूर ग्रह से। क्रूर ग्रह कौन से है? कोई जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु, केतु है, इनसे कोई ग्रह आक्रांत हो रही है, यह ग्रह निर्बल हो, अस्त हो, या शत्रु राशि में कोई ग्रह अपने शत्रु राशि में बैठा हो, या नीच में हो, या नीच के नवांश में हो, या नीच अभिलाषी हो, या नीच राशि में जाने वाला हो, तो अशुभ फलदायी होंगे। ऐसे ग्रह क्या होंगे? अशुभ फल देते हैं, वो शुभ फल नहीं देते। तो इसलिए आज आपको हमें बताना जरूरी था कि ग्रहों का जो अनिष्ट योग, ये मैंने आपको नहीं सिखाया था। योग कारक तो बता दिए थे, और अरिष्ट योग कारक इसे कह सकते हो आप लोग, अनिष्ट योग या अरिष्ट योग। अरिष्ट योग ये आप लोग नोट कर लेना कि ग्रहों का हम अरिष्ट योग कैसे देखेंगे। तो इसी के बारे में मुझे बताना था आप लोगों को कि ग्रह विफल कैसी होती है, अरिष्ट हो कैसे होती है, दुखप्रद कैसे होती है, उसको भी देखना आप लोगों को आना चाहिए। उसके सूत्र क्या हैं, तो ये चीज मुझे बताना आप लोगों के लिए अनिवार्य था। तो आज आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।